हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th एंड बीएससी के लिए काफी इंपोर्टेंट चैप्टर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर को, जिसमें आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे किसके, पीरियोडिक टेबल के। आप सभी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो सबसे सही फॉर्म में दी थी वो मेंडलीव ने दी थी, तो मेंडलीव से ही इसकी स्टडी की जाती है। लेकिन आज हम उन लोगों के एफर्ट्स को पहले डिस्कस करेंगे जिन्होंने मेंडलीव से पहले क्या की थी, कोशिश की थी पीरियोडिक टेबल को देने की। तो उनके भी एफर्ट्स को हम जान लेते हैं ताकि आगे हमें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की स्टडी करने में क्या हो, आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, several efforts were made to classify the known elements in a systematic way. तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आने से पहले कई और लोग भी थे जिन्होंने एफर्ट्स किए थे पीरियोडिक टेबल को देने के लिए, और जो नोन एलिमेंट्स थे उनको सिस्टमैटिकली क्लासिफाई करने के लिए। तो सिस्टमैटिकली क्लासिफाई करने के लिए जिन जिन लोगों ने एफर्ट्स किए, तो फर्स्ट एफर्ट जो पीरियोडिक टेबल के लिए था वो था विलियम प्राउड का, जिन्होंने अपनी यूनिटरी थ्योरी को क्या किया था, प्रपोज किया था। तो प्राउड सजेस्टेड दैट the values of atomic weights of all elements were whole numbers, कि उस टाइम पे नोन जो सारे एलिमेंट्स थे, जितने भी उस टाइम पे ज्ञात तत्व थे या नोन एलिमेंट्स थे, तो उनके एटॉमिक वेट की बात की थी विलियम प्राउड ने। एंड इनके अकॉर्डिंग जो सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट थे, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे, वो एक होल नंबर्स थे, यानी कि होल नंबर्स में शो किए जाते थे। एंड if hydrogen was considered the basis of all atomic weights, the theory implied that all the elements were made up of hydrogen atoms. अब यहाँ पे इन्होंने एक और कंसिडरेशन की कि इनके अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट्स थे या जितने भी एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स थे, तो उनके एटॉमिक वेट का जो बेसिस माना गया वो प्राउड ने हाइड्रोजन को कंसीडर किया, यानी कि इनके अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, और उनके एटॉमिक वेट्स का जो बेसिस होता है या बेस होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन एटम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी एटॉमिक वेट पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं आएगा, वो सारे क्या होंगे, होल नंबर होंगे, कंप्लीट नंबर होंगे, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन। तो इस तरीके से कंप्लीट नंबर आना चाहिए, वो कभी भी फ्रैक्शनल या पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो ये थ्योरी दी थी विलियम प्राउड ने। तो इनकी जो कंसिडरेशन थी कि सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट जो है होल नंबर होंगे और वो सभी जो है हाइड्रोजन एटम से मिलके बने होंगे, तो वो कंसिडरेशन कुछ टाइम तक ही क्या थी, लिमिटेड थी, और कुछ टाइम बाद वो क्या हो गई, फेल हो गई। अब फेल कैसे हुई, क्योंकि जब तक जो नॉन एलिमेंट थे उनके मास हमें होल नंबर में ऑब्टेन हो रहे थे, तब तक तो ये थ्योरी सही मानी गई, वैलिड मानी गई। लेकिन बाद में जब और एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने लगी और उनके एटॉमिक वेट्स को कैलकुलेट किया गया, तो उनमें से कुछ एटॉमिक मास पॉइंट में भी थे, तो जिनके जो कंप्लीटली एक होल नंबर नहीं थे, तो वहां पे विलियम प्राउड की ये थ्योरी क्या होगी, फेल हो गई। तो सिंपल थ्योरी है, मैं फिर से समराइज कर देती हूँ। प्राउड के अकॉर्डिंग सभी एलिमेंट्स के जो एटॉमिक वेट हैं वो एक होल नंबर होंगे, यानी कि कंप्लीट नंबर होंगे, वो फ्रैक्शनल या पॉइंट में नहीं हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो एटॉमिक वेट्स हैं ये हाइड्रोजन से बने हुए हैं, ऐसी इनकी हाइपोथेसिस थी कि सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का बेस क्या है, हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन से ही सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट बने हैं, ऐसा इन्होंने क्या किया था, माना था। लेकिन जब बाद में पॉइंट में भी एटॉमिक मास कैलकुलेट किए गए, तो ये थ्योरी क्या होगी, फेल हो गई और ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। अब इनके बाद जो सेकंड थ्योरी यहाँ पे आई थी, डॉबेराइनर-ट्रिक। तो डॉबेराइनर ने भी एक थ्योरी प्रपोज की थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को लेके। तो क्या कहती है डॉबेराइनर की थ्योरी, तो उसे भी देख लेते हैं। सेकंड आता है डॉबेराइनर-ट्रिक। इन्होंने यूनिटरी थ्योरी के बाद अपनी थ्योरी दी थी, और कब दी थी, इन 1817, यानी कि 1815 में यूनिटरी थ्योरी आई थी, उसके 2 साल बाद इन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को लेके। तो डॉबेराइनर ने क्या किया, इन्होंने नॉन एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप्स में अरेंज कर दिया, जिनको ट्रायड्स कहा गया, इन सच अ वे दैट द मिडिल एलिमेंट हैड एन एटॉमिक वेट ऑलमोस्ट द एवरेज ऑफ द अदर टू।
तो इन्होंने जो 3 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की उनको ऐसे अरेंज किया कि उसमें से जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट था उसके एटॉमिक वेट का जो एडिशन था, तो उनके एटॉमिक वेट्स का जब हम एवरेज लेते हैं तो उसका एवरेज जो है वो मिडिल वाले एलिमेंट्स के इक्वल आता है। तो इसी को डॉबेराइनर ट्रायड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अभी जो इनका नोन मास है, एटॉमिक मास, वो है लिथियम का 7, इसका 23, पोटेशियम का 39। तो इनके अकॉर्डिंग जो ये 3 एलिमेंट्स का ट्रायड है, इसमें जो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, उनके एटॉमिक मासेस का हम एवरेज लेंगे। तो एवरेज के लिए हम दोनों के मास को ऐड करेंगे, अपॉन कितना कर देंगे 2, क्योंकि हम इन 2 एलिमेंट्स का ले रहे हैं तो इसलिए अपॉन 2 कर देंगे। और इसको अगर हम ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आएगा 23। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन दोनों का एवरेज लेने के बाद हमें बीच वाले यानी कि मिडिल एलिमेंट्स का, तो हमें मिडिल एलिमेंट का क्या मिल जा रहा है, एटॉमिक मास। ऐसे ही कुछ ट्रायड्स इन्होंने और शो किए हैं जिनके एग्जाम्पल मैंने आगे लिखे हुए हैं, तो हम इन्हें भी देख लेते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, तो जब हम इसमें कैल्शियम और बेरियम का एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे तो वो स्ट्रोंशियम के मास के क्या होगा, इक्वल होगा। और थर्ड वाले में अगर हम फास्फोरस एंड एंटीमनी का एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे तो ये आर्सेनिक के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। और फोर्थ वाले में क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मास का एवरेज निकालने पे हमें ब्रोमीन का एटॉमिक मास क्या होगा, ऑक्टेन होगा। तो इस तरीके से डॉबेराइनर ने अपने ट्रायड्स को एक्सप्लेन किया था। बट कुछ टाइम तक तो ये भी ठीक चला, जब तक ऐसे एलिमेंट्स, तो जब तक ये एलिमेंट्स जो कि इन्होंने एक्सप्लेन किए थे तब तक तो ये थ्योरी वैलिड थी। लेकिन जब फिर से न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी होने लगी तो ये ट्रायड्स वाली जो ट्रिक है ये भी क्या होगी, फेल हो गई है। तो ये कुछ ही एलिमेंट्स जैसे एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड 15th ग्रुप एलिमेंट एंड हेलोजन के लिए क्या थी, फिट थी। बट बाकी एलिमेंट्स पे ये क्या होगी, फेल हो गई। तो ये भी ज्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाई थी। तो इसके बाद जो थ्योरी आई थी थर्ड नंबर पे वो थी कुक्स होमोलोगस सीरीज। डॉबेराइनर ट्रायड के फेल होने के बाद कुक्स ने अपनी होमोलोगस सीरीज को प्रपोज किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए। इन्होंने अपनी थ्योरी को 1854 में यानी कि डॉबेराइनर के काफी टाइम बाद प्रपोज की थी। वो 1817 में थी तो ये 1854 में आई थी। और इन्होंने भी क्लासिफाइड करने की कोशिश की थी किसको, नॉन एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक वे में। सो अकॉर्डिंग टू कुक्स होमोलोगस सीरीज, Cook in 1854 classified the elements in several homologous series, तो यहाँ पे homologous series ही मेन है, on the basis of their physical and chemical properties। तो आपको बस ये याद रखना है कि इन्होंने एलिमेंट को सिस्टमेटिकली क्लासीफाई करने के लिए एलिमेंट्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को उनका बेस बनाया और ये कहा कि वही एलिमेंट्स जो सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगी कुक्स होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज होती क्या है तो एग्जांपल से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है 15th ग्रुप के एलिमेंट को, नाइट्रोजन फैमिली को, तो जिसमें आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो इनका जो एटॉमिक मास है, तो अभी जो करेंटली इनका एटॉमिक मास नोन है वो है 14, 31, 75, 119, 207। तो इनके लिए कैसे कुक्स ने अपनी होमोलोगस सीरीज दी, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है तो इन्होंने 14 ही लिया। फास्फोरस का फिर 31 था तो 14 प्लस 17 किया तो इन दोनों को ऐड करके 31 आता है, तो इसको A मान लिया। और A यहाँ फिर से रिपीट हो रहा है, प्लस क्या आ गया B, तो ये A प्लस B की फॉर्म में दे दिया। फिर आता है आर्सेनिक 75, तो यही रूल अप्लाई होगा, 14 प्लस 17 प्लस कितना कर देंगे 44, तो 14 और 17 तो यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं तो A प्लस B तो यही रहेगा, प्लस उसमें C जो है वो एक्स्ट्रा 44 ऐड हो गया तो इसको हम कहेंगे A प्लस B प्लस C, और ये ऐड करके कितना आएगा 75। फिर था एंटीमनी, इसमें ये तीन तो पहले से ही है तो A प्लस B प्लस C तो रहेगा ही, एंड 44 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये बन जाएगा A प्लस B प्लस 2C, क्योंकि C को हमने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया।
तो ये 119 आएगा। और लास्ट का जो होगा वो 14 प्लस 17 प्लस 44 तो रहेगा ही। अब इंटू 2 की बजाय इंटू कितना कर देंगे 4, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो हम इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस 4c। तो यहाँ पे हम कहेंगे a, फिर a रिपीट होगा a प्लस बी, फिर a और b रिपीट होंगे तो a प्लस बी प्लस c, फिर तीनों रिपीट होंगे तो a प्लस बी प्लस 2c एंड a प्लस बी प्लस 4c। तो इस तरीके से जो ये सीरीज रिपीट हो रही है इसी को कहते हैं होमोलोगस सीरीज, यानी कि ये जो एलिमेंट हैं ये एक दूसरे के एटॉमिक मास के कंट्रीब्यूशन में सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो कुछ टाइम के लिए ये भी थ्योरी सही मानी गई, लेकिन ये कुछ ही एलिमेंट्स पे वैलिड थी। जब और नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उन पे ये भी फेल हो गए, क्योंकि हर एक के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता, ये होमोलोगस सीरीज अप्लाई नहीं होती है। ऐसे एलिमेंट्स को बाद में जब लिया गया जो सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते थे, लेकिन उन पे ये होमोलोगस सीरीज रूल अप्लाई नहीं हुआ, तो वहां पे ये थ्योरी फिर से क्या हो गई, फेल हो गई। अब फोर्थ जो आए, अब कुक्स के बाद जो आए वो थे न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने दिया अपना ऑक्टेव रूल जो काफी फेमस है और काफी हेल्प करता है, और नेचर ऑफ एलिमेंट्स को समझने में काफी हेल्प की थी ऑक्टेव रूल ने। तो अब हम उसी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब डिस्कस करते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। So Newland in 1865 found that if the elements were arranged in the increasing order of their atomic weights, the properties of every eighth element were similar to that of first one. It is also known as octave rule. तो काफी सिंपल है। न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल कहता है, नेम से इंडिकेट है ऑक्टेव मीन्स यहाँ पे फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट की क्या बताई जा रही है, सिमिलरिटी बताई जा रही है। तो न्यूलैंड के अकॉर्डिंग जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, तो एट्थ जो एटम होगा, आठवां जो तत्व होगा, वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करेगा, यानी कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसी को हम संगीत के साथ स्वरों से जोड़ते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इनके अकॉर्डिंग जो पहले वाला सा है और जो आठवां सा है वो सेम है, यानी कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इनको अगर हम क्या करें, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करें, इसका सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से मैंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया। तो अगर हम इनको म्यूजिकल वर्ड से देखें तो सा रे गा मा पा धा नी, फिर जो सा होगा आठवां वो सोडियम होगा और वो कहाँ आएगा, फिर से लिथियम के नीचे आएगा। तो इस तरीके से इनमें फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट में क्या होगी, सिमिलरिटी होगी। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा हम कहीं से भी स्टार्ट कर लें, बीच से स्टार्ट कर लें। तो बीच से स्टार्ट करेंगे तो अगर हम इसको फर्स्ट मानते हैं कार्बन को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो वहीं पे आके रुकेगा, यानी कि सा रे गा मा पा धा नी सा। तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट एक ही ग्रुप में आएगा, यानी कि एक ही ग्रुप में आने की वजह से उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो हम इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से। तो आप ध्यान दीजिए कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वहीं पे आठवां एलिमेंट भी आएगा, यानी कि एक के नीचे एक एक ग्रुप में वो क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे और सिमिलर प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल था ये काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट था आगे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए और एलिमेंट्स के नेचर को समझने के लिए। इसीलिए लंदन की रॉयल सोसाइटी ने इनको अवार्ड दिया था। तो ये वैसे तो ये क्लासिफिकेशन में ज्यादा हेल्प नहीं करता है, तो लॉन्ग टाइम तक ये भी नहीं चला, लेकिन इसका आगे नेचर को समझने में एलिमेंट्स के और उनके क्लासिफिकेशन करने में काफी हेल्प मिली थी, और कई एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स को कैलकुलेट करने में भी क्या मिली थी, हेल्प मिली थी। लास्ट है लोथर मेयर अरेंजमेंट। लोथर मेयर इन 1869 प्लॉटेड वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट्स एक्सेट्रा एंड एटॉमिक वेट्स, एंड फाउंड दैट दोज प्रॉपर्टीज वेरीड इन अ पीरियोडिक फैशन। तो इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था
जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेके। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनको हम एलिमेंट्स को केवल देख के पता कर सकते हैं, उसके लिए केमिकल रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे कलर हो गया, स्टेट हो गई, स्मेल हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गए, बॉइलिंग पॉइंट हो गए, डेंसिटी हो गई। तो ये सब क्या है? हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ली और उसको उनके एटॉमिक वेट के साथ उनका एक ग्राफ प्लॉट किया। तो एटॉमिक वेट को ही इन्होंने भी क्या दी? प्रायोरिटी दी। तो इन्होंने सभी एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज का उनके एटॉमिक वेट के साथ एक ग्राफ प्लॉट किया और क्या पाया? इन्होंने पाया कि जो ग्राफ है वो सभी एलिमेंट्स के जो सेम प्रॉपर्टी को शो करते हैं वो एक पीरियोडिक फैशन में बार बार क्या हो रहा है? ऑब्टेन हो रहा है। यानी कि जो एक ही ग्रुप में एलिमेंट होंगे जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, वो सिमिलर टाइप के ग्राफ को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो सिमिलर टाइप के ग्राफ को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स वो सेम प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने ग्रुप के साथ और जो अदर एलिमेंट्स उस ग्रुप में प्रेजेंट होंगे उनके साथ। तो इसे कहते हैं पीरियोडिक फैशन। पीरियोडिक फैशन मतलब पहला कर्व जैसे मिलेगा वैसे ही दूसरा कर्व भी मिलेगा, वैसे ही तीसरा कर्व भी मिलेगा। तो जिन जिन एलिमेंट की इन्होंने स्टडी की उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक वेट के ग्राफ को लेके, तो वो सेम टाइप के ग्राफ को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया किसका? एलिमेंट्स का। बट ये थ्योरी भी कुछ ही एलिमेंट्स के लिए वैलिड थी, सारे एलिमेंट्स पे ये वैलिड नहीं थी, इसलिए कुछ टाइम बाद ही ये थ्योरी भी क्या हो गई? फेल हो गई। लेकिन कुछ एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करने में सेम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनको एक ही ग्रुप में रखने में हेल्प मिली थी इस लोथर-मेयर अरेंजमेंट से। लेकिन सभी एलिमेंट्स के लिए ये वैलिड नहीं था, इसलिए ये भी क्या हो गया? फेल हो गया। अब इसके बाद आते हैं मेंडलीव, यानी कि जब इतने सारे एफर्ट्स हो चुके थे तो इसके बाद मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल प्रपोज की जो सबसे सही तरीके से रिप्रेजेंट की गई थी। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।